यहाँ पे हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड का, ठीक है। इससे पहले हम लोग वैलेंस बॉन्ड के बारे में बात किया था। तो वैलेंस बॉन्ड में देखा क्या था कि जब भी बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा था तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है वो शेयरिंग हो रहा था। उस आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? शेयरिंग कर रहा था। और शेयरिंग की वजह से जो बॉन्ड बन रहा था तो वो बॉन्ड क्या बना रहा था? कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा था, ठीक है। बट यहाँ पे हम बात करेंगे आयनिक बॉन्ड का। तो आयनिक बॉन्ड जो फॉर्मेशन करता है वो आयनिक बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए वो इलेक्ट्रॉन जो है आउटर मोस्ट ऑर्बिट का वो कंप्लीट ट्रांसफर करता है। डिफरेंस क्या है? वहाँ पे शेयरिंग कर रहा था। शेयरिंग का मतलब समझाया था, ठीक है। शेयरिंग बताया था कि तुम्हारे पॉकेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो तो तुम्हारे पास रहेगा ही रहेगा, और दूसरे के पॉकेट का भी इलेक्ट्रॉन को अपना कंसीडर करना है, ठीक है। शेयरिंग का मतलब ये, इससे क्या हुआ? तुम्हारा भी फुलफिल, तुम्हारा जो इलेक्ट्रॉन था वो तुम्हारा है और उसका इलेक्ट्रॉन था तो उसका भी इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास है। शेयरिंग से दोनों का क्या होगा? कंप्लीट ऑक्टेट रूल का फॉर्मेशन कर रहा था, ऑक्टेट रूल हो रहा था। लेकिन हम आयनिक बॉन्ड की बात कर रहे हैं तो आयनिक बॉन्ड में क्या होगा? ये हर एक मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा। आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के बीच में होगा। तो मेटल में क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, वो मेटल कहलाता है। और जब भी आयनिक बॉन्ड बनेगा तो इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर की वजह से होगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि कंप्लीट ट्रांसफर कैसे करेगा? इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर कैसे होगा? फॉर एग्जांपल मान लो सोडियम की बात कर लें तो सोडियम जो है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा जाए, है ना, तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन क्या है? कंप्लीट ट्रांसफर कर दे, तो सोडियम अगर कंप्लीट ट्रांसफर कर देगा तो क्या ये इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा? इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होने से क्या होगा? ये क्या होगा? स्टेबल हो जाएगा। अब ये क्या होगा? ये कंप्लीट ट्रांसफर कर सकता है एक इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये मेटल हुआ। ये क्या हुआ? मेटल। तो मेटल के साथ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। और देखो यहाँ पे मैग्नीशियम की बात कर लें तो मैग्नीशियम भी क्या है? मेटल ही है। देखो अगर मैग्नीशियम में देखा जाए तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है? कंप्लीट ट्रांसफर कर सकता है। जब 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 हो जाएगा, जो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। क्लियर मेरी बात? उसी तरह से हम कैल्शियम की बात करेंगे तो कैल्शियम में भी 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर वो इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर लेगा। बात समझ में आया? तो मेटल की बात समझ में आया। हमेशा वो चाहेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव कर सकें। इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने के लिए हमेशा मेटल चाहेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करें। यहाँ पे शेयरिंग नहीं है, कंप्लीट ट्रांसफर है। मेटल की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या होता है? वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट कर वो अपनी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अचीव करने की कोशिश करेगा। बात समझ में आया? फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन का जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो दिख रहा है वो 6 है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कितना है? 6 है। वो चाहेगा कि अपना आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फुलफिल कर लें इनर्ट गैस जैसा। तो इनर्ट गैस जैसा करने के लिए क्या करना होगा? 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करना होगा। इसलिए ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस की तरह अचीव कर लेता है। इसी वजह से 2 इलेक्ट्रॉन को अचीव किया। अब बात करते हैं क्लोरीन का। अब क्लोरीन भी क्या है? क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखा है तो उसके 1 इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है। किसमें? क्लोरीन में। वो 1 इलेक्ट्रॉन को अचीव कर क्या अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसा अचीव कर लेगा। इतनी बात समझ में आया? अभी हम कैसे कंप्लीट ट्रांसफर करता है मेटल और नॉन मेटल वो सीखा है। मेटल और नॉन मेटल कंप्लीट ट्रांसफर कैसे करता है ये सीख चुके हम लोग, ठीक है। अब बात आती है ये आयनिक बॉन्ड बनता कैसे है। देखो क्या है कि अगर किसी को कमी है और किसी को रिक्वायरमेंट है। मान लो सोडियम है, सोडियम के पास क्या है? 1 इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है, जो मेटल की तरह ये 1 इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। अब क्लोरीन की बात करें, यहाँ पे क्लोरीन के पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है।
बात समझ में आया? ये सोडियम क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज़्यादा है, वो इलेक्ट्रॉन को क्या देना चाहेगा, जबकि क्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा। इसका मतलब ये कि इन दोनों के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा वो कहलाएगा आयनिक बॉन्ड, क्योंकि मेटल और नॉन मेटल के बीच में हुआ है, मेटल और नॉन मेटल के बीच में हुआ, इसलिए वो क्या कहलाएगा, आयनिक बॉन्ड। मेरी बात समझ में आई? फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कैल्शियम, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनता है MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। यहाँ पे मैग्नीशियम में मैग्नीशियम को 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, ये डोनेट कर सकता है, क्योंकि मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 है, वो चाहेगा कि अपने 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकते हैं, और डोनेट करने के बाद वो क्या चाहेगा कि हम नोबल गैस का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर लें। तो ये मैग्नीशियम है। अब इससे क्लोरीन, एक क्लोरीन से अगर रिएक्शन करता, सिर्फ एक से करता, तो सिर्फ क्या होगा, एक ही क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर पाता। लेकिन नोबल गैस को अचीव करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को इसको ट्रांसफर करना है, इसलिए MgCl2 बनेगा। हाँ या ना, MgCl2 बनेगा। हुआ तुम्हारा मेटल और नॉन मेटल। अब हाँ, थर्ड पॉइंट तुम्हारा आता है मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन। देखो ये दोनों आयंस फॉर्म में है, मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, दोनों आयंस के फॉर्म में है। देखो जब भी अगर कोई भी एलिमेंट्स है, मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, अगर वो मॉलिक्यूल्स है ना को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, तो वो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होगा। हाँ ये ना, जब मॉलिक्यूल्स को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो मॉलिक्यूल क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है, वो टूटता है और टूट के अपने आयंस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। मॉलिक्यूल्स को अगर हम एनर्जी प्रोवाइड करें तो वो क्या करेगा, अपने बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, वो आयंस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो आयंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, आयंस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है वह एनर्जी लैटिस एनर्जी कहलाता है। बात समझ में है कि अगर ये कोई मॉलिक्यूल Mn है ना, Mn कोई मॉलिक्यूल है, उसको ब्रेक डाउन करना है और उसके आयंस फॉर्म में, आयंस फॉर्म मतलब क्या है, Mn अगर ब्रेक डाउन होगा तो Mn प्लस और Nn माइनस होगा। तो ये ब्रेक डाउन जो हुआ है ना, तो एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, और जो एनर्जी प्रोवाइड करना होगा, जो एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं वह एनर्जी लैटिस एनर्जी कहलाएगा। अब जब ये फॉर्मेशन करेगा ना दोनों, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। जब ये दोनों क्या, M और N दोनों क्या कंबाइंड होगा, तो एक एनर्जी क्या होगा, रिलीज होगा। ठीक है, जो एनर्जी रिलीज होगा वो भी लैटिस एनर्जी ही कहलाएगा। मेरी बात समझ में आई इतने? ठीक है, फॉर्मेशन के लिए भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है और ब्रेक डाउन के लिए, ब्रेक डाउन के लिए क्या करना होगा, प्रोवाइड करना होगा, और फॉर्मेशन के बाद एनर्जी रिलीज करेगी। मेरी बात इतना क्लियर है? अब कंडीशन क्या है, कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बनाने का क्या कंडीशन है, कैसे आयनिक बॉन्ड बनता है? सबसे पहला ये, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो। इसका मतलब क्या है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटल शुड बी लो का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है ना, कोई भी मेटल, कोई भी एटम है, मान लो है कोई एटम है, उसके ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होता है, हर ऑर्बिट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, हर ऑर्बिट में अगर इलेक्ट्रॉन है तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है वह एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाता है। मेरी बात समझिए, फिर से रिपीट कर रहे हैं हम। आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन को, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी प्रोवाइड की जाती है
वह एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। क्लियर? अब बता रहा है ये कि अगर आयनिक बॉन्ड बनाएगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी लो होना चाहिए। आयोनाइजेशन एनर्जी लो मतलब ये कि आसानी से इलेक्ट्रॉन को, अपने मेटल जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर सके। आयोनाइजेशन एनर्जी लो का मतलब क्या है कि उसका इलेक्ट्रॉन कम से कम एनर्जी पाकर ही अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को छोड़कर दूसरे स्टेट में चला जाए। लो का मतलब यही हुआ, कम से कम एनर्जी। लैटिस एनर्जी भी कम से कम होनी चाहिए। लैटिस एनर्जी के बारे में बता दिया आपको क्या होता है लैटिस एनर्जी, ठीक है। उसके बाद EA ऑफ द नॉन मेटल शुड बी लो, है ना। शुड बी लो नहीं होना चाहिए, शुड बी हाई होना चाहिए। शुड बी हाई, शुड बी लो नहीं, शुड बी हाई होना चाहिए। EA ऑफ नॉन मेटल शुड बी हाई। अभी क्या है EA? EA इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इंथैल्पी को, इलेक्ट्रॉन को गेन करने की इंथैल्पी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन के गेन करने की इंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बोलते हैं। मतलब ये कहने का कि अगर हम बात करेंगे फ्लोरीन का, क्लोरीन का, ब्रोमीन का और आयोडीन का, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहा जाता है। जिसके पास ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की शक्ति होती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की शक्ति फ्लोरीन के पास है क्योंकि इसका साइज सबसे छोटा है। क्लियर? तो अगर शक्ति इलेक्ट्रॉन को गेन करने की शक्ति सबसे ज़्यादा फ्लोरीन के पास है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा? तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में सबसे ज़्यादा फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो अब बताओ मुझे, अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगा तो दूसरे से इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की शक्ति भी ज़्यादा होगी, जिससे क्या होगा? आयनिक बॉन्ड बनने का चांसेस बढ़ जाएगा। क्योंकि सोडियम तो अगर मान लो इसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो बोला, अगर थोड़ा भी हाई होता और इसका ज़्यादा है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब आसानी से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की शक्ति, यही हुआ ना इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या होता है? आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की शक्ति। वह एनर्जी जहाँ से आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता हो, इसको आयोनाइजेशन एनर्जी बोल रहे थे। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर लो है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है तभी तो आयनिक बॉन्ड अच्छा बनेगा। तो क्योंकि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करने का टेंडेंसी रखता है और दूसरा क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी ज़्यादा है। तो दोनों पॉजिटिव थॉट से चल रहा है। जो मेटल देना चाहिए तो वो दे भी रहा है और नॉन मेटल अट्रैक्ट करना चाहिए तो वो अट्रैक्ट भी कर रहा है। तो इन दोनों के बीच में अगर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, अगर इसका आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगा तो आयनिक बॉन्ड बनेगा और आयनिक बॉन्ड का आयनिक कैरेक्टर ज़्यादा से ज़्यादा होगा। आयनिक बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई है और आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। फिर से बता रहे बात, अब तक जो क्लास में समझाया, पहला चीज़ ये समझाया कि पहले शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा था, बट अब जो बॉन्ड बनेगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से बनेगा। एक चीज़ ये समझाया। दूसरी चीज़ बात ये समझाया कि अगर कंप्लीट ट्रांसफर कर रहा है इलेक्ट्रॉन तो कैसे करेगा।
कैसे करेगा? तो हम बताएं यहाँ पे मेटल और नॉन मेटल के बीच में ही आयनिक बॉन्ड बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल जो होता है आसानी से इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन, मेटल जो आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इसलिए और नॉन मेटल का क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है? वो बॉन्ड कहलाता है आयनिक बॉन्ड कहलाता है। हाँ, इसलिए हो रहा है क्योंकि मेटल अपना इलेक्ट्रॉन को लूज कर कर वो चाहता है कि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनर्ट गैस का अचीव कर सकें। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन है, उसको क्या करता है? लूज करके वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर लेता है इनर्ट गैस का। इसलिए इलेक्ट्रॉन को क्या करता है? लूज करता है। उसी तरफ दूसरी तरफ क्या है? नॉन मेटल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। इलेक्ट्रॉन के गेन करने का उसके पीछे का रीज़न भी यही है। वो भी यही चाहता है कि हम अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस का अचीव कर सकें। नोबल गैस का मतलब समझिए, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 8। क्लियर है? तो यहाँ से भी क्या होगा? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को अचीव करके वो नोबल गैस में बन गया। ऑक्सीजन के साथ भी यही हुआ। क्लियर कंसेप्ट? कोई कन्फ्यूजन?